हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हम MPPSC प्रीलिम्स का यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 5 में हम आज जनजातियों पे चर्चा करेंगे। क्लियर, जनजातियों का ये हमारा दूसरा वीडियो है। जनजातियों से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने जनजातियों का परिचय देखा है, उनका भौगोलिक वितरण को समझा है। ठीक है, और हमने भील जनजाति को कवर कर लिया है। आज इस टॉपिक में हम गोंड जनजाति को कवर कर रहे हैं। गोंड जनजाति के जितने फैक्ट बन सकते हैं, जो उनकी विशेषता है, सामाजिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, ठीक है, उनका परिचय, सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजाति में गोंड, सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि गोंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो परिचय में हम बात करें तो गोंड जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति है। ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजाति है। और गोंड शब्द की उत्पत्ति जो है वो तेलुगु शब्द, ध्यान रखिएगा, तेलुगु शब्द कोंड से हुई है। ठीक है, तेलुगु शब्द के कोंड शब्द से गोंड शब्द बना है। और बेसिकली कोंड का मतलब क्या होता है? पर्वत, या गोंड जनजाति को आप ऐसा कहते हैं कि पर्वतों या जंगलों में रहने वाली जो जनजाति है उसे हम क्या कहते हैं? गोंड जनजाति कहते हैं। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो यह भारत और मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, भारत और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। क्लियर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तब पर भी भील ही आंसर आएगा। क्लियर, तो गोंड जो है भारत में भी दूसरे स्थान पे है और मध्य प्रदेश में भी दूसरे स्थान पे है। क्लियर, तो इतना अभी हमने गोंडों का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा है। अब हम उनका भौगोलिक वितरण देख लेते हैं। भौगोलिक वितरण का ये मतलब होता है कि वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं भौगोलिक वितरण। तो अगर देखा जाए गोंड जनजाति तो पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में देखा जाए तो वो हर जगह गोंड आपको मिल जाएंगे। क्लियर, लेकिन अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो ये नर्मदा घाटी के दोनों ओर ये ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है गोंड जनजाति, लेकिन ख़ास तौर पे ये नर्मदा घाटी के दोनों तरफ पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे? तो बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह। क्लियर, इन ज़िलों में गोंड जनजाति की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा मंडला, बालाघाट, यहाँ पर भी गोंड जनजाति पाई जाती है। क्लियर, तो भौगोलिक वितरण में इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान रखने, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाएगी? बैतूल में, या बेसिकली मैं आपसे कह दूँ तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में। तो बैतूल में, होशंगाबाद में, छिंदवाड़ा में और सागर और दमोह में गोंड जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इनकी उपजाति की बात करें, गोंडों की उपजाति, तो गोंडों की उपजाति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि कई बार उपजाति सवाल पूछ लिए जाते हैं, या कुछ उपजातियां दे दी जाती हैं, जातियां दे दी जाती हैं, फिर जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न आ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोंडों की जो उपजाति है उसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। क्लियर, उपजाति को हम दो वर्गों में बांट के पढ़ लेते हैं। जैसे ऐसे गोंड जिनको व्यवसाय के आधार पर, कुछ ऐसे गोंड होते हैं जो व्यवसाय के आधार पर गोंड, और ऐसे गोंड जो संपत्ति के आधार पर। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि इनको दो वर्गों में बांटा गया है, एक व्यवसाय के आधार पर और दूसरे संपत्ति के आधार पर। ठीक है, तो देखते हैं पहले व्यवसाय के आधार पे कौन कौन आएंगे। व्यवसाय का मतलब ये है कि जो विशेषतर उस काम से जुड़े होते हैं। जैसे गोंडों की एक उपजाति है प्रधान। ठीक है, तो प्रधान कौन होते हैं? गोंडों में जो पूजा पाठ का काम करते हैं उनको प्रधान कहा जाता है। क्लियर, तो ये उनका व्यवसाय हो गया, पूजा पाठ कराना। तो व्यवसाय के आधार पर पहले उपजाति है प्रधान। क्लियर, तो प्रधान का काम क्या होता है? पूजा पाठ कराना। क्लियर, दूसरा है ओझा। ओझा का काम क्या है? जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं, जो तांत्रिक का काम करते हैं, उनको कहते हैं ओझा। क्लियर, तो प्रधान पूजा पाठ कराने वाला है। ओझा कौन है? तो ओझा जो है वो तांत्रिक है। तीसरा है अगरिया। अगरिया क्या होता है? जो लोहे का काम करता है, जो लोहे के हथियार बनाता है, लोहे के उपकरण बनाता है, उसको अगरिया कहते हैं। और अगरिया गोंडों की उपजाति है। नेक्स्ट है कोयला भूतिस।
कोयला भूतिस किसको बोलते हैं? जो नाचने गाने का काम करते हैं ऐसे गोंडों को कोयला भूतिस बोला जाता है। क्लियर? तो कोयला भूतिस क्या होते हैं? नाचने गाने वाले गोंडों को कोयला भूतिस कहा गया है। अगला है सोलहास। सोलहास कौन होते हैं? तो जो बढ़ई का काम करते हैं उन्हें सोलहास कहा जाता है। क्लियर? तो गोंडों की उपजाति कौन कौन सी है? प्रधान है, ओझा है, अगरिया है, कोयला भूतिस है और सोलहास है। प्रधान पूजा पाठ का काम कराता है, ओझा तांत्रिक होता है, अगरिया लोहे का काम करने वाला है, कोयला भूतिस नाचने गाने वाले गोंड होते हैं और सोलहास जो बढ़ई का काम करते हैं उनको सोलहास कहा जाता है। ये अभी हमने देखा, ये व्यवसाय के आधार पर हमने देखा है। अगर मैं बात करूँ संपत्ति के आधार पर कि संपत्ति के आधार पर इनकी कौन कौन सी उपजातियाँ हैं, तो संपत्ति के आधार पर देखेंगे तो पहला है राजगोंड। अब राजगोंड का मतलब क्या होता है? ऐसे गोंड जिनके पास अधिक संपत्ति होती है वो राजगोंड कहलाते हैं। क्लियर? मतलब जो धनी गोंड होते हैं उनको राजगोंड कहा जाता है, जिनके पास अधिक संपत्ति होती है, ठीक है, वो राजगोंड कहलाते हैं। और जिनके पास कम संपत्ति होती है उन्हें धुरगोंड कहा जाता है। क्लियर? तो संपत्ति के आधार पर दो हैं, राजगोंड जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है और उसके बाद है धुरगोंड जिनके पास अपेक्षाकृत कम संपत्ति है। तो ये अभी हमने इनके 2-3 पॉइंट समझ लिए। परिचय हमने समझ लिया, भौगोलिक वितरण को भी हमने जान लिया और उपजाति को हमने जान लिया। नेक्स्ट है इनकी सामाजिक विशेषता देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सामाजिक विशेषता, सामान्य तौर पर सभी जनजातियों में समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। उसी प्रकार गोंडों में भी समाज कैसा है? तो समाज गोंडों में पितृसत्तात्मक है। परिवार का मुखिया, ठीक है, परिवार का मुखिया वृद्ध पुरुष होता है। किसी भी परिवार में जो वृद्ध पुरुष है उसी को गोंडों में मुखिया माना जाता है। क्लियर? उसके बाद ये लोग फसल काटने पर त्यौहार मनाते हैं। क्लियर? ये भी ध्यान रखना है। कौन सी जनजाति फसल काटने पर त्यौहार मनाती है? तो गोंड जनजाति है। तो सामाजिक विशेषता में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि समाज इनका पितृसत्तात्मक होता है, परिवार के मुखिया जो वृद्ध पुरुष होते हैं वो होते हैं और फसल काटने पर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है? अगर हम इनकी आर्थिक विशेषता की बात करें, आर्थिक विशेषता कि लोग काम क्या करते हैं, तो मुख्य रूप से जो गोंड हैं वो कृषि का काम करते हैं, इसके अलावा वो शिकार भी करते हैं। तो इनके जो आर्थिक विशेषता है वो है कृषि एवं शिकार। गोंड मुख्यतः कृषि करते हैं और ये परंपरागत रूप से दहिया खेती करते हैं। दहिया खेती का मतलब होता है शिफ्टिंग फार्मिंग, एक जगह खेती करना फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ देना फिर खेती करना, उसको कहते हैं दहिया खेती। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विशेषता। ठीक है, सांस्कृतिक विशेषता ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से रहती है। सांस्कृतिक विशेषता में सबसे पहले हम इनके देखते हैं विवाह, कि गोंडों में कौन कौन से विवाह प्रचलन में है, कौन कौन से विवाह ये करते हैं। इनमें सबसे पहला है दूध लौटावा। ठीक है, दूध लौटावा का मतलब क्या होता है? दूध लौटावा का मतलब ये होता है कि भाई की लड़की या बहन की लड़की से विवाह करना, वो कहलाता है दूध लौटावा। क्लियर? इस विवाह प्रोसेस को दूध लौटावा कहते हैं। नेक्स्ट है पठौनी विवाह। पठौनी विवाह क्या होता है? पठौनी विवाह का मतलब ये होता है कि इसमें लड़की बारात लेके जाती है लड़के के यहाँ, इस प्रोसेस को कहा जाता है पठौनी विवाह। क्लियर? तो दूध लौटावा मतलब अपने रिश्तेदारों में ही शादी कर लेना, क्लोज रिलेशन में। उसके बाद पठौनी क्या है? पठौनी का मतलब जब लड़की बारात लेके जाती है लड़के के यहाँ, उसको कहते हैं पठौनी विवाह। उसके बाद नेक्स्ट है चढ़ विवाह। चढ़ विवाह का मतलब होता है कि जब लड़का बारात लेके जाता है लड़की के यहाँ, उसको कहते हैं चढ़ विवाह। क्लियर? तो चढ़ और पठौनी एक दूसरे के अपोजिट हैं। पठौनी में लड़की जाती है जबकि चढ़ विवाह में लड़का जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लमसेना विवाह। ठीक है, लमसेना विवाह का मतलब ये होता है, एक प्रकार का सेवा विवाह होता है। मतलब इसमें ये होता है कि जब कोई लड़का उस लड़की का वधू मूल्य नहीं चुका पाता है तो वो उस लड़की के यहाँ जाके कुछ समय तक काम करता है और वो अपने काम से उसके परिवार वालों को, लड़की के पिताजी को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ठीक है, जब वह इस प्रयास में सफल हो जाता है, उसके काम से वहाँ के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, तो फिर उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। इसको कहा जाता है
लमसेना विवाह, मतलब भावी ससुर के यहाँ जाके काम करना फिर उसकी बेटी से शादी करना, वो कहलाता है लमसेना विवाह। क्लियर? तो आई होप कि ये विवाह आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर हम बात करें लोक नृत्य की कि गोंडों में कौन कौन सी लोक नृत्य प्रचलन में है, तो लोक नृत्य में सैला, ठीक है, सैला, कर्मा, सजनी, देवारी, ठीक है। तो सैला और कर्मा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी प्रचलन में है। ये लोक नृत्य गोंडों के हैं, सैला है, कर्मा है, सजनी है और देवारी है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम पर्व की बात करें, पर्व ये लोग कौन कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो पर्व में ये लोग कर्मा मनाते हैं, हरदिली मनाते हैं और विदरी मनाते हैं, ये इनको प्रमुख त्यौहार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दिवाली, दशहरा, इन त्योहारों को भी सेलिब्रेट करते हैं, पर इनके मेनली ये त्यौहार कर्मा, हरदिली और विदरी होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें गोंडों के धार्मिक विशेषता की, तो धार्मिक विशेषता में आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा कि ये टोटके में बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। जनजातियाँ सामान्य तौर पर टोटके में बहुत विश्वास करती हैं, तो गोंड भी टोटके में काफ़ी विश्वास करते हैं। अगर इनके हम देवता की बात करें कि ये कौन कौन से देवता को मानते हैं, तो इनके प्रमुख देवता होते हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नारायण देव और ठाकुर देव, ठीक है। तो ये गोंडों के प्रमुख देवता होते हैं, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नारायण देव और ठाकुर देव। तो ये गोंडों के प्रमुख देवता हैं जिनकी ये लोग पूजा करते हैं। इसके अलावा शिव, काली और हनुमान, इनकी भी पूजा करते हैं, ठीक है। बूढ़ा देव, दूल्हा देव तो इनके प्रमुख देवता हैं, लेकिन इसके अलावा भगवान शिव की, काली की और हनुमान जी की पूजा ये लोग भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2-3 कुछ फैक्ट लिखे हैं, उनको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। जैसे जो गोंडों का जो मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में वो लोग रहते हैं, उस मोहल्ला को टोला कहा जाता है, टोला, ठीक है। तो गोंडों का जो मोहल्ला है उसे टोला कहा जाता है। क्लियर? और गोंड की जो जनजाति है वो गोदना प्रिय होती है, ठीक है ना। वो अपने शरीर पे गोदना बनवाना बहुत पसंद करते हैं, महिलाएं खास तौर पे। तो गोंड जो है गोदना प्रिय जनजाति है। इसके अलावा इनके मोहल्ला को टोला कहा जाता है। क्लियर? और ये जो खेती करते हैं, इनकी खेती को बारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इनकी खेती को बारी कहा जाता है। क्लियर? तो बारी खेती करते हैं, इनके मोहल्ले को टोला कहा जाता है। इसके अलावा इनको गोदना बनवाना पसंद है, ठीक है। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नारायण देव, ठाकुर देव इनके प्रमुख देवता होते हैं, ठीक है। लोक नृत्य में अगर बात करें तो सैला है, कर्मा है, सजनी है और देवरी है। क्लियर? उसके बाद विवाह प्रचलन की बात करें तो कौन कौन सी विवाह करते थे लोग? दूध लौटावा है, पठौनी है, चढ़ विवाह है और लमसेना है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने गोंडों से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन सारे फैक्ट को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं कोरकू जनजाति। अब कोरकू जनजाति को समझेंगे कि कोरकू जनजाति का वितरण कहाँ है, इसका परिचय क्या है, कोरकू का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में पाई जाती है और उनकी क्या क्या सामाजिक विशेषताएं हैं। तो कोरकू का परिचय देखते हैं। कोरकू का जो परिचय है वो, कोरकू जो है वो कोलेरियन जनजाति की एक शाखा है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि कोरकू जो है वो कोलेरियन जनजाति की एक शाखा है। और कोरकू का मतलब क्या होता है? कोरकू का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मनुष्यों का समूह, ठीक है। कभी आपसे फैक्ट के रूप में पूछ भी सकता है कि कोरकू का मतलब क्या होता है, तो कोरकू का मतलब होता है मनुष्य का समूह। क्लियर? इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करें इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में, ये स्वयं को राजपूत वर्ग का मानते हैं। क्लियर? कोरकू जनजाति खुद को, अपनी उत्पत्ति को राजपूत वर्ग का बताती है। क्लियर? तो ये 2-3 बेसिक परिचय है कोरकू जनजाति का कि कौन सी जनजाति की शाखा है, तो कोलेरियन जनजाति की शाखा है। कोरकू का मतलब क्या होता है? कोरकू का मतलब होता है मनुष्य का समूह। क्लियर? कोरकू का शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का समूह। अगर हम इनके भौगोलिक वितरण की बात करें, भौगोलिक वितरण का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में और कौन से ज़िले में पाए जाते हैं। क्लियर?
तो कोरकू आपको अधिकांशतः आपको दक्षिणी मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब ये दक्षिण के क्षेत्र में पाए जाएंगे। और दक्षिण के क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो मोस्टली ये बैतूल में, छिंदवाड़ा में, होशंगाबाद में और बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश के इन ज़िलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। अगर भाग पूछे, क्षेत्र पूछे तो दक्षिणी वाले भाग में, मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये सारे दक्षिणी ज़िले हैं, तो यहाँ पर कोरकू जनजाति निवास करती है। अगर हम इनकी उपजाति की बात करें कि कोरकू जनजाति में कौन कौन सी उपजाति हैं, तो पहले होते हैं राज कोरकू, ठीक है, राज कोरकू, ये कोरकू की उप जनजाति है। कोरकू शब्द जुड़ा है तो डायरेक्टली आप करेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा बवारी और मोवासी रूमा, ठीक है, बवारी और मोवासी रूमा ये कोरकू की मुख्यतः उपजातियां हैं। क्लियर। अगर हम इनके सामाजिक विशेषता की बात करें, सामाजिक विशेषता, तो जो कोरकुओं का समाज है वो पितृसत्तात्मक है। अभी तक सामान्य तौर पर हमने जितनी भी जनजातियां पढ़ी हैं उन सभी में जो समाज है वो पितृसत्तात्मक ही है। इनमें टोटका का विशेष महत्व है। क्लियर। इन जनजातियों में टोटके का विशेष महत्व है। इसके अलावा इनमें वधु मूल्य का प्रचलन है। क्लियर। वधु मूल्य का प्रचलन है। वधु मूल्य का मतलब ये होता है कि कन्या को उसका मूल्य देकर और विवाह करना, उसको कहते हैं वधु मूल्य। ठीक है। अगर हम धार्मिक विशेषता की बात करें कि धार्मिक विशेषता क्या है, तो कोरकू जो है वो स्वयं को हिंदू मानती है। ठीक है। कोरकू जनजाति स्वयं को हिंदू मानती है और ये महादेव और चंद्रमा की पूजा करते हैं। क्लियर। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो चंद्रमा की पूजा करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कोरकू। ठीक है। तो कोरकू जो है वो महादेव और चंद्रमा की पूजा करती है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनमें एक प्रथा चलती है जिसको बोलते हैं सिडोली प्रथा। अब क्या है भाई ये सिडोली प्रथा, समझ लेते हैं। सिडोली प्रथा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कोरकू जनजाति में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उस जगह पर लकड़ी का एक स्तंभ गड़ा दिया जाता है। ठीक है। इस सिस्टम को, इस प्रथा को कहा जाता है सिडोली प्रथा। तो सिडोली प्रथा भी ध्यान रखिएगा कि ये कोरकुओं में किया जाता है और मृत्यु के बाद उस स्थान पर एक लकड़ी का स्तंभ गड़ा दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है सिडोली प्रथा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विशेषता। सांस्कृतिक विशेषता में समझ लेते हैं सांस्कृतिक विशेषता में कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम विवाह। ठीक है। ये कितने प्रकार के विवाह करते हैं, तो कोरकुओं में मुख्यतः छठ विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह और तलाक विवाह, ये विवाह मुख्यतः आपको कोरकू जनजाति में मिल जाएंगे। क्लियर। राजी बाजी, लमसेना ये आपको कई जनजातियों में कॉमन भी मिल जाएगा। क्लियर ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कोरकू जनजाति है उनमें छठ विवाह, लमसेना, राजी बाजी, विधवा और तलाक ये विवाह मुख्यतः प्रचलन में है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चटकोरा नृत्य का संबंध किससे है, तो चटकोरा कोरकू, कोरा कोरकू। तो आप ऐसे याद रख लेना भाई, यहाँ पर कोरकू का आधा वर्ड आ रहा है तो इससे आपको एक बार में देखने पे क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये कोरा तो कोरकू हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है पर्व। देखते हैं पर्व कौन कौन से मनाते हैं। तो पर्व में ये गुड़ी पड़वा, दशहरा, माघ दशहरा, पाला, ठीक है, इसके अलावा दिवाली और होली, ये इनके मुख्य पर्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गुड़ी पड़वा का पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो कोरकू जनजाति। इसके अलावा जो कॉमन त्यौहार हैं दशहरा, दिवाली, होली, इनको भी ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कोरकू को हमने कवर कर लिया है, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। अब यहाँ पर कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कोरकू जनजाति में दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं पड़ियार और दूसरे होते हैं भूमका। तो पड़ियार और भूमका ऐसे व्यक्ति होते हैं कोरकू में जो अति सम्मानित होते हैं, जिनके कोरकू समाज में बहुत ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति होते हैं, वो कहलाते हैं पड़ियार और भूमका। पूछा जा सकता है कि पड़ियार और भूमका किस जनजाति के सम्मानित व्यक्ति हैं, तो कोरकू जनजाति के। इसके अलावा कोरकू जनजाति में
संगोत्र विवाह वर्जित होता है, मतलब एक ही गोत्र में ये विवाह नहीं करते हैं कोरकू जनजाति। अन्य जनजातियों में भी संगोत्र विवाह वर्जित ही है। क्लियर। अगला देखते हैं सिडोली प्रथा। मैंने आपको समझा दिया कि मृत्यु के बाद लकड़ी का एक स्तंभ गड़ा दिया जाता है, इसे कहा जाता है सिडोली प्रथा। ठीक है। तो इस प्रकार कोरकुओं से जितने फैक्ट बन सकते थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा जनजाति अच्छे से, और चीज़ें आपके दिमाग में याद भी होते जा रही होंगी। क्लियर। चलिए अगली जनजाति कवर करते हैं हम, कोल जनजाति। अब कोल जनजाति को समझते हैं, कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो कोल जनजाति का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि कोल जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वो हो या होरो शब्द से हुई है। ठीक है। कोल जनजाति जो है वो हो या होरो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है, मानव। ठीक है। जैसे कोरकू का अर्थ होता था मनुष्य का समूह, वैसे हो का अर्थ क्या है, मानव। क्लियर। और ये अपना संबंध सबरी से बताते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपना संबंध सबरी से बताती है, तो ऐसी जनजाति है कोल जनजाति। ठीक है। और ये ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। क्लियर। तो परिचय में आपको मेनली यही याद रखना था कि हो या होरो का मतलब क्या होता है, और दूसरा कि सबरी से संबंधित जनजाति कौन सी है, तो कोल है। अगर हम इसके भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये मुख्यतः सतना, सीधी, रीवा, शहडोल और जबलपुर, इन क्षेत्रों में कोल जनजाति पाई जाती है। सामान्यतः ये पूर्वी भाग में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। अगर हम इसकी उपजाति की बात करें तो मवासी, रोहिया और रौतेला, भड़तिया। ठीक है। तो रौतेला, भड़तिया, रोहिया, मवासी, ये प्रमुख उपजातियां हैं किसकी, कोलों की। अगर हम कोलों की सामाजिक विशेषता की बात करें तो समाज इनका पितृसत्तात्मक है, जैसे सभी जनजातियों का है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलों में पर्दा प्रथा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोलों में पर्दा प्रथा नहीं है। क्लियर। इसके अलावा ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ठीक है। कोल जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। इसके अलावा कोल जनजाति की जो महिलाएं हैं उन्हें गोदना और आभूषण बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। आभूषण प्रिय जनजाति है, श्रृंगार प्रिय जनजाति है। अगर हम कोलों की पंचायत की बात करें तो कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कोलों की पंचायत गोहिया कहलाती है। अगर हम इनकी आर्थिक विशेषता देखें तो मुख्यतः ये कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, इसके अलावा श्रमिक होते हैं, कई कारखानों में काम करते हैं। तो आप आर्थिक विशेषता में समझ सकते हैं कि ये कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं और श्रमिक होते हैं। अगर हम सांस्कृतिक विशेषता की बात करें तो ये हिंदू रीति रिवाजों से विवाह करते हैं। क्लियर। हिंदू रीति रिवाजों से विवाह करते हैं और इनमें मुख्यतः मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह आदि प्रचलित है। क्लियर। मंगनी विवाह इसमें सबसे अच्छा माना जाता है कोलों में, कि मंगनी विवाह सबसे अच्छा विवाह है। अगर हम कोलों के नृत्य की बात करें तो दहका जो है वो कोलों का प्रमुख नृत्य है। क्लियर। दहका नृत्य। अगर हम पर्व की बात करें तो ये हरियाली अमावस्या मनाते हैं। इसके अलावा नाग पंचमी इनका प्रमुख पर्व होता है, हरियाली अमावस्या और नाग पंचमी। अगर हम इनकी धार्मिक विशेषता की बात करते हैं तो कोलों का धर्म पर अटूट विश्वास है। क्लियर। कोलों का धर्म पर अटूट विश्वास है और ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। देवी देवताओं की पूजा करते हैं और साथ ही साथ ये सूर्य, चंद्र और गंगा यमुना की भी पूजा करते हैं। क्लियर। इस प्रकार से हमने कोल से जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो हमने सारे समझ लिए हैं। क्लियर। आई होप कि ये जनजातियों से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपको काफ़ी नई जानकारियाँ मिल रही होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। MPPSC की हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, तो आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोचिंग द विजन एकेडमी शहडोल में चल रही है, जहाँ पर हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ा रहे हैं। क्लियर। थैंक यू।